भारत के राफेल विमानों के सामने पाकिस्तानी F-16 की कोई बिसात नहीं है। ये कबूल किया है पाकिस्तान के रिटायर्ड एयरफोर्स ऑफिसर ने। पाकिस्तानी एयरफोर्स के रिटायर ऑफिसर खालिद चिश्ती ने साफ तौर पर माना F-16 से राफेल जेट का मुकाबला नहीं किया जा सकता। पाकिस्तानी एयरफोर्स के पूर्व एयर कमोडोर खालिद चिश्ती ने कहा, पाकिस्तानी एयरफोर्स के F-16 विमान ऑपरेशन सिंदूर के दौरान फ्रंट पर लड़ाई के लिए नहीं भेजे गए क्योंकि उनकी एम 120C5 मिसाइलों की रेंज 100 किलोमीटर है। वहीं भारत के राफेल विमानों की मिसाइलों की रेंज है 150 किलोमीटर से ज्यादा। चिश्ती ने कहा कि अगर F-16 को आसमान में उतारा जाता तो वो राफेल का निशाना बन जाते। चिश्ती ने यह माना कि अमेरिकी F-16 दुनिया के बेहतरीन लड़ाकू विमानों में शुमार है, लेकिन ऑपरेशन सिंदूर के दौरान उसे सपोर्ट के रोल में रखना ही बेहतर था। अब F-16 पर भारी राफेल, क्योंकि पाक के पूर्व एयर कमोडोर ने क्या कहा। ऑपरेशन सिंदूर के दौरान भारतीय राफेल की बादशाहत, पाकिस्तानी F-16 को मैदान में नहीं उतारा गया। F-16 की मिसाइल की रेंज राफेल की मिसाइल से कम, और पाकिस्तान को डर क्या है, क्योंकि F-16 मैदान में उतारते तो राफेल की रेंज में होता। राफेल में लगी मिसाइल की रेंज 150 किलोमीटर। राफेल F-16 को दूर से ही निशाना बना लेता। जल्द आपको एक कंपैरिजन दिखाते हैं कैसे F-16 पर भारी है राफेल। इंफॉर्मेशन वॉल पर इसकी खासियत, एक एक डिटेल अब आपके सामने, क्योंकि सिंदूर से कैसे पाकिस्तान सहमा, ये कबूलनामा तो आपने देख लिया, लेकिन डर को लेकर मेरे सहयोगी मनीष झा से भी मैं सवाल करूं उससे पहले। राफेल जो कि 1850 किलोमीटर इसकी रेंज है, जबकि F-16 की है 800 से ज्यादा किलोमीटर की रेंज। जबकि स्पीड की बात करें तो F-16 की स्पीड है 2410 किलोमीटर प्रति घंटा, जबकि राफेल की 1912 किलोमीटर प्रति घंटा। स्पीड और रेंज के बात मिसाइल की, क्योंकि यहां मेटियोर 150 से ज्यादा किलोमीटर की इसकी रेंज, जिसकी बात भी यहां पर इस ऑफिसर ने कही है। और जबकि F-16 की बात करें तो एयर 120 100 किलोमीटर की इसकी रेंज है। जबकि खासियत मजबूत स्ट्राइक F-16 के जरिए मुमकिन है, जबकि राफेल की खासियत है मल्टी रोल और स्ट्राइक। वहीं 2 राफेल इंजन इसमें, जबकि F-16 में सिर्फ एक इंजन होता है। और राफेल $115 मिलियन इसकी कीमत है, जबकि F-16 की कीमत है 60 से 80 मिलियन डॉलर। मनीष मेरे सहयोगी इस वक्त हमारे साथ है। मनीष, भारत की जब ताकत बढ़ती है बेचैनी पाकिस्तान को होती है, लेकिन भारत की इसी एयर सुप्रीमेसी में डर की बात को लाउड एंड क्लियर अंदाज में कबूल कर लिया गया। देखिए, 2 बातें हैं। पहली बात तो भारत की सामरिक क्षमता पाकिस्तान की तुलना में बहुत अधिक है, इसलिए ये तुलना करना भी बेमानी होगा। लेकिन हाँ, जहाँ तक मसला F-16 और राफेल को लेकर है, तो ये कहा जाता है कि राफेल अपेक्षाकृत बेहतर वर्जन है। मतलब अगर कहा जाए तो 19-20 का फासला है। F-16 एक अच्छा प्लेन है, इसमें कोई दो राय नहीं, लेकिन राफेल उनसे बेहतर है। ये मतलब डबल इंजन है, F-16 सिंगल इंजन है, उसके तुलना में ये ज़्यादा भारी होता है। रडार कैपेबिलिटीज़ की अच्छी है, स्ट्राइक रेंज अच्छा है। लेकिन हाँ, मैं उस स्कूल ऑफ थॉट का विद्यार्थी हूँ जहाँ पर आपको याद होगा कि हॉलीवुड की एक बहुत ही मशहूर फिल्म थी टॉप गन, और उसके हीरो टॉम क्रूज ये कहते हैं कि प्लेन नहीं बल्कि पायलट इंपॉर्टेंट होता है। तो इस केस में देखा जाए तो भारतीय पायलट बेहतरीन रहे हैं, खास करके पाकिस्तानी F-16 के मुकाबले में। बल्कि राफेल तो बहुत बड़ी बात हो गई। बल्कि मैं आपको कहूं तो आपको याद है पायलट अभिनंदन के मामले में, जब अभिनंदन के मामले में तो ये हुआ था कि अभिनंदन उस वक्त, मैं अगर गलत नहीं हूं तो MiG-21 बाइसन चला रहे थे। मतलब तुलनात्मक तौर पर देखें तो वो बहुत ओल्ड जनरेशन की प्लेन है, लेकिन उसके जरिए हमने F-16 को मार गिराया था। तो राफेल की तो बात ही छोड़ दीजिए। बिल्कुल, लेकिन एक बात साफ है, ऑपरेशन सिंदूर को लेकर वो घबराहट और जिस तरीके से भारत ने इस पूरे ऑपरेशन को अंजाम दिया, वो डर आज भी कायम है। और यही वजह है, मैं बार बार कह रही हूँ, भारत की इसी बढ़ती ताकत की वजह से हमेशा पाकिस्तान बेचैन हो जाता है। और ये कबूलनामा जिससे साफ है कि उस वक्त भारत कितना सुपीरियोरिटी के साथ वो दबाव बनाने में भी कामयाब रहा। मनीष, बिल्कुल, देखिए, इसमें कोई दो राय नहीं कि जब हम ऑपरेशन सिंदूर की बात करते हैं तो दरअसल ऑपरेशन सिंदूर ने कम से कम एयरफोर्स के मामले में जो लड़ाई के तरीके हैं उसको लेकर पूरी दुनिया को सरप्राइज किया था। जिस तरीके से हमने ना केवल 9 और 10 मई की रात को अटैक किया था तब सरप्राइज किया था, बल्कि बाद में भी पाकिस्तान के लगभग आधे दर्जन से अधिक एयरबेस को हमने डिस्ट्रॉय किया। और उसमें से कई जगह पर जो अटैक किए गए थे उसकी निशान आज भी देखा जाता है। ये अलग बात है कि पाकिस्तान एक अलग किस्म का प्रोपेगेंडा करता रहा कि हमने भारत के इतने राफेल गिरा दिए वगैरह वगैरह, जिसको लेकर कई बार बल्कि भारत। लेकिन अब एक और बयान सुनिएगा जरा मनीष, ये अगली बड़ी खबर है जहां पाकिस्तानी पीएम शहबाज शरीफ की गीदड़ भभकी, भारत के खिलाफ जंग छेड़ने की धमकी दी है।
सिंधु के पानी की एक एक बूंद रेड लाइन, पानी नहीं छोड़ा तो सीधा हमला करेंगे। तो सवाल यही होगा कि क्या ऑपरेशन सिंदूर की मार भूल गए हैं शहबाज, क्योंकि शहबाज ने अभी क्या कहा सुनिए। सिंधु जल समझौते को लेकर भारत को धमकी दे रहे हैं, सीधा हमला करने की धमकी दे रहे हैं, भारत के खिलाफ जंग छेड़ने की ये धमकी है। सिंधु जल संधि निलंबित है क्योंकि भारत ने 2025 में पहलगाम हमले के बाद सिंधु जल संधि को रोका है और 65 साल से चल रही सिंधु जल संधि, और फिलहाल पाकिस्तान में जल संकट भी है। हकीकत यह है कि सिंध बलूचिस्तान सबसे ज्यादा प्रभावित है, पाकिस्तान की 1/3 आबादी पर इसका असर पड़ रहा है और नॉर्थ वेस्ट कैनाल में 64% पानी की कमी भी है, जबकि फसलें सूख चुकी हैं। अर्थव्यवस्था पर भी इसका सीधा असर पड़ रहा है। अब पाकिस्तान की स्वतंत्रता दिवस पर आज पीओके में काला दिवस, जॉइंट अवामी एक्शन कमेटी JAAC ने काला दिवस की घोषणा की है। पूरा पीओके बंद है, सड़क पर लोग उतर आए हैं, सड़क पर टायर जला रहे हैं, पाकिस्तानी सरकार के खिलाफ नारेबाजी कर रहे हैं। रावलाकोट और मुजफ्फराबाद में भारी विरोध, सुबह से ही जुलूस निकाले जा रहे हैं। पुलिस की तरफ से शेलिंग जारी है। वहीं पीओके में आज हिंसा की भी आशंका है, सुरक्षा के जबरदस्त इंतजाम है, पाकिस्तानी सेना की अतिरिक्त टुकड़ी तैनात की जा चुकी है। सुबह से सड़क पर लोग उतर रहे हैं, पीओके की आजादी के नारे लगा रहे हैं। पिछले 2 महीने से आंदोलन चल रहा है, राजनीतिक प्रतिनिधित्व की लोग मांग कर रहे हैं और चुनावी व्यवस्था में भी सुधार की मांग। तो शहबाज और मुनीर पर ब्लैक बॉम्ब, खबर यह है कि पीओके में आज काला दिवस मनाया जा रहा है। JAAC का काला दिवस का आह्वान है और पाकिस्तान के खिलाफ हो रहे प्रदर्शन की तस्वीरें भी दिखा रहे हैं। बड़े पैमाने पर हिंसा की भी आशंका है। हालांकि काला दिवस इसलिए क्योंकि JAAC पर प्रतिबंध के खिलाफ काला दिवस मनाया जा रहा है। नेताओं की रिहाई की मांग की जा रही है। चुनाव में धांधली का विरोध हो रहा है। 12 आरक्षित सीटों को लेकर विवाद है। आसमान पर महंगाई पहुंच चुकी है, बेरोजगारी, आर्थिक अवसरों की भी कमी हो चुकी है, जबकि प्रशासनिक और राजनीतिक स्वायत्तता की भी मांग की जा रही है। 2 महीने से पीओके भी सुलग रहा है। 90 से ज्यादा आम लोगों की मौत की खबर आ चुकी है। पाक सेना ने निहत्थों पर गोलियां चलाई हैं। रावलाकोट हो या मुजफ्फराबाद, हर जगह हिंसक प्रदर्शन, जबकि मांगों के लिए लोग, आम जनता सड़क पर है। पीओके में अतिरिक्त सैनिकों की तैनाती, बड़ी खबर यह है कि जन विद्रोह को चलने के लिए पाकिस्तानी सेना तैनात की गई है। कोटली, रावलाकोट, विभर में भारी तैनाती की गई है। बाग, मुजफ्फराबाद में चप्पे चप्पे पर सैनिक हैं। अब एक और बयान और जल्द आपको बताते हैं पीओके के किन किन इलाकों में सबसे ज्यादा विरोध प्रदर्शन हो रहा है। नरसंहार हो रहा है क्योंकि मुनीर और शहबाज के हाथ से अब पीओके निकलेगा। फिलहाल विद्रोह की खबर मुजफ्फराबाद पीओके से है। लाल चौक पर रोजाना प्रदर्शन हो रहा है। पिछले 13 दिन में 3 बार हिंसा की खबरें भी सामने आ चुकी हैं, यहाँ तक कि फायरिंग में कई लोगों की जान भी गई है। इसके अलावा पीओके में ही रावलाकोट, जहां जनता के विरोध का ये एपिसेंटर बना हुआ है, यहाँ निहत्थे लोग मारे गए हैं। शहबाज और मुनीर के खिलाफ कई बड़ी जनसभाएं हो चुकी हैं। इसके अलावा कोटली, पीओके में ही करीब रोजाना प्रदर्शनकारियों के मार्च की खबरें कोटली से आ रही हैं। इलेक्शन बॉयकॉट का बड़ा असर नजर आया है। बाग, पीओके में ही पुलिस प्रदर्शनकारियों में कई हिंसक झड़प हो चुकी हैं। कई बार पुलिस सैनिकों पर पथराव भी हुआ है। लेकिन इस हकीकत को बड़ी आसानी से पाकिस्तान के जितने भी हुक्मरान हैं सीधे तौर पर कह देते हैं कि हमारा इनसे कोई वास्ता नहीं है। सवाल अभी भी मनीष पिछले कई दिनों से बना हुआ है। आप और हम जब पाकिस्तान के पॉलिटिकल एनालिसिस से भी बात करते हैं, पाकिस्तान के नेताओं से भी बात करते हैं, तो कितनी आसानी से कह देते हैं ये हमारे नहीं है। और आज की हकीकत देखिए कि ये कैसी आज़ादी, जहां अपनी फंडामेंटल राइट्स की मांग करने पर भी इनके ऊपर सिर्फ और सिर्फ सेना अत्याचार कर रही है। बिल्कुल, देखिए दुख की बात तो यह है कि वो मांग क्या रहे हैं। वो मांग ये रहे हैं बेसिक नीड्स, बिल्कुल वो मांग ये रहे हैं कि रोटी के लिए आटा मिल जाए और बिजली मिल जाए ताकि अंधेरा दूर कर सके। और बदले में पाकिस्तानी हुक्मरान क्या कह रहे हैं कि ये दहशतगर्द हैं। तो इससे दुखदाई और क्या हो सकता है। और वो भी तब जबकि आपने ये कहा कि पीओके को उन्होंने आज़ाद कश्मीर कहा कि ये तो आज़ादी है। ये कौन सी आज़ादी थी जिसने आपने उस इलाके के कश्मीरियों को दी थी। सबसे बड़ी बात तो यही है कि पाकिस्तान की पैदाइश ही लाखों लोगों की लाश पर हुआ। जब विभाजन के दंश के बाद पाकिस्तान का जन्म हुआ तो जाहिर है कि वो उस मानसिकता को भूल नहीं पाते। और जब भी कभी उन्हें मौका मिलता है तो वो उस ताकत का इस्तेमाल करते हैं। विभाजन के समय मासूम निहत्थे लोगों पर उस वक्त किया जो उसने उस वक्त तबके उस इलाके से भारत की तरफ आ रहे थे, या फिर ईस्ट पाकिस्तान में देखा हमने कि किस तरह 30 लाख लोगों को मारा।
और अब जाकर पीओके में भी वो वही बर्बरता कर रहे हैं, बलूचिस्तान में भी वो वही बर्बरता कर रहे हैं। तो ऐसी आज़ादी पाकिस्तान के लोगों को मुबारक हो, लेकिन हाँ, ये आज़ादी बहुत दिन तक नहीं चल पाएगी। वो इसलिए भी क्योंकि बहुत से उनके अपने प्रांत अब आज़ाद होने के लिए छटपटा रहे हैं। बिल्कुल, और लोगों के ऊपर ये क्रूरता कब तक जारी रहेगी, एक बड़ा सवाल मनीष इसलिए भी है क्योंकि लॉ एंड ऑर्डर या सुरक्षा के नाम पर आप कब तक इन लोगों के साथ अत्याचार करते रहेंगे। ब्लैक डे पर पीओके में बाइक रैली निकाली गई, सैकड़ों युवाओं ने बाइक रैली निकाली, पाकिस्तान सरकार के खिलाफ नारेबाजी करते रहे। ये देखिए एक और तस्वीर जहां हर तरफ आजादी की मांग। ब्लैक डे पर बाइक रैली निकाली, सैकड़ों युवाओं ने इस बाइक रैली में हिस्सा लिया। तो जेएसी का पूरा प्लान, और इसी प्लान के तहत कैसे बेनकाब हो चुका है पाकिस्तान। पूरे बलूचिस्तान में बड़े पैमाने पर विरोध प्रदर्शन, विदेशों में पाक दूतावासों का घेराव भी किया जाएगा, पाक फौज की बर्बरता दुनिया को बताई जाएगी। 90 से ज्यादा निहत्थे लोगों की हत्या के खिलाफ ये गुस्सा है। पाक सरकार और पाक फौज के खिलाफ प्रदर्शन हो रहा है। समर्थकों से पूरे देश में रैली निकालने की अपील की गई। मकसद साफ है, पीओके के मुद्दे को पूरी दुनिया तक पहुंचाने की कोशिश हो रही है। पीओके की तरह बलूचिस्तान में आज काला दिवस मनाया जा रहा है। जनता ने पाकिस्तानी झंडे को लेकर वीडियो बनाए हैं। पाकिस्तानी झंडे को पांव से कुचला गया। इतना ही नहीं, भारतीय झंडे को बुलंद किया गया। बलूचिस्तान में पाकिस्तान के खिलाफ गुस्सा, पाकिस्तान की स्वतंत्रता दिवस पर झंडे का अपमान, पाकिस्तानी झंडे को पांव से कुचलने का यह वीडियो जारी किया गया। वीडियो में बलूच झंडे को सम्मान दिया गया। बलूच लिबरेशन आर्मी ने वीडियो जारी किया है। हथियारों से लैस लड़ाकों का वीडियो जारी। वीडियो में बीएलए को बलूचिस्तान का संरक्षक बताया। अब बलूचिस्तान में नरसंहार के लिए F-16 का इस्तेमाल। बलूच संगठनों का दावा कि F-16 से निहत्थों की जान ले रहे हैं। 12 अगस्त को बलूचिस्तान के सुराब में एयर स्ट्राइक हुई। पाकिस्तानी एयर स्ट्राइक में 30 नागरिकों की मौत की खबर। तो F-16 बलूचिस्तान में किलिंग मशीन बन चुकी है। बलूच संगठनों का दावा यह है कि सुराब में हुए नरसंहार में F-16 का इस्तेमाल किया। F-16 के जरिए आम नागरिकों पर फायरिंग हुई। शांतिकाल में F-16 का इस्तेमाल हो रहा है। अपने ही लोगों पर F-16 से गोले दागे जा रहे हैं और पाकिस्तान को अमेरिका से F-16 जेट मिले हैं। बता दें आपको, अमेरिका से अपील F-16 सपोर्ट बंद किया जाए और स्पेयर पार्ट्स ना दिए जाएं, जबकि तकनीकी रखरखाव भी बंद करने की अपील की गई है। पाकिस्तान की सैन्य सहायता को रोकने की मांग की गई है। बड़ा सवाल यह है कि अमेरिका पाकिस्तान के F-16 बेड़े पर कार्रवाई करेगा क्या, क्योंकि यूएस हथियारों के इस्तेमाल की निगरानी कितनी प्रभावी। तो ईरान फ्रंट पर अमेरिका की सैन्य तैयारी तेज और अरब सागर के लिए यूएसएस जॉर्ज वाशिंगटन डिप्लॉय। यूएसएस अब्राहम लिंकन की वापसी होगी। यूएसएस लिंकन पर तैनात नौसैनिकों में आक्रोश था। 300 दिनों की तैनाती से नौसैनिकों में थकान है। वॉल स्ट्रीट जर्नल के हवाले से बड़ी खबर। अब ईरान फ्रंट पर नया महाबली। खबर यह है कि अरब सागर में नया एयरक्राफ्ट कैरियर और यूएसएस जॉर्ज वाशिंगटन मोर्चा संभालेगा। अब ईरान फ्रंट पर यूएस का बड़ा सैन्य रोटेशन होगा और यूएसएस लिंकन की जगह वाशिंगटन लेगा। रोटेशन का पूरा प्लान क्यों? क्योंकि 300 दिनों से फ्रंट पर यूएसएस लिंकन है। नौसैनिकों में विद्रोह की आशंका थी और मानसिक बीमारी से सैनिक ग्रस्त थे। कई सैनिकों ने सुसाइड की कोशिश भी की है। यही वॉल स्ट्रीट जर्नल की रिपोर्ट में दावा किया गया। लेकिन अरब सागर में अमेरिकी सैन्य तैनाती मुश्किलों भरी, क्योंकि 2 एयरक्राफ्ट कैरियर पर हजारों सैनिक तैनात हैं और 20 युद्धपोत भी अरब सागर में एक्टिव हैं। ईरान फ्रंट पर अमेरिकी सेना के पास रसद संकट हो चुका है। खाने पीने की सामान की सप्लाई बड़ी समस्या। तो अमेरिकी फौज का रसद संकट, जहां 5 पॉइंट में खबर समझिए। पहला, जहाजों तक भोजन सप्लाई मुश्किल। दूसरा, ईंधन और गोला बारूद की आपूर्ति भी धीमी। तीसरा, लंबी डिप्लॉयमेंट की वजह से सेना में थकान, जबकि लॉजिस्टिक्स की कमी से नौसैनिक परेशान हैं और नौसैनिकों को नहीं मिल रहा है भरपेट भोजन। सैनिकों के मनोबल पर रसद की कमी का असर भी हो रहा है। लंबी जंग खींचकर ईरान ने अमेरिका को फंसा दिया है। अब अमेरिकी सेंट्रल कमांड की जंगी तैयारी को लेकर सेंटकॉम का नया वॉर प्लान तैयार है और ईरान पर हमला चाहते हैं सेंटकॉम प्रमुख एडमिरल ब्रैड कूपर। सेंटकॉम प्रमुख ने इजरायल दौरे पर नए हमलों की पैरवी की है। चैनल 13 की रिपोर्ट में इस प्लानिंग को लेकर बड़े दावे किए गए। तो ईरान फ्रंट पर ट्रंप का चक्रव्यूह, 2 एयरक्राफ्ट कैरियर, 20 युद्धपोत और 30 अटैक एयरक्राफ्ट स्क्वाड।
जबकि 15,000 मरीन कमांडो और 200 फाइटर जेट। जंगी तैयारी, जहां जंगी मोर्चे पर अब तक डटी है अमेरिकी फौज और ईरान फ्रंट पर अमेरिकी फोर्स की डिप्लॉयमेंट। ईरान के मिसाइल साइट, बंदरगाहों की निगरानी की जा रही है। ओमान की खाड़ी, लाल सागर में वॉरशिप्स भी तैनात हैं। अरब सागर में ही यूएसएस जॉर्ज बुश है, यूएसएस वाशिंगटन। वजह साफ है, ईरानी हिमाकतों का जवाब देने की ये तैयारी है। एक्शन की बात करें तो ईरान फ्रंट पर नौसेना को और ताकतवर बनाने की कोशिश। अब हजारों हमलों के बावजूद सैन्य मोर्चे पर फिर ईरान संभला है, क्योंकि ईरान की बैलिस्टिक मिसाइल क्षमता में तेजी से इजाफा हुआ है और युद्ध से पहले के स्तर पर मिसाइलों के जखीरा। ईरान में महीने 300 मिसाइलों का, हर महीने 300 मिसाइलों का उत्पादन और दिन रात काम कर रही है ईरान की वेपन फैक्ट्रीज। 2028 तक ईरान नंबर 1 मिसाइल पावर बनना चाहता है। द यरूशलेम पोस्ट की रिपोर्ट में बड़ा दावा किया गया। तो क्या मिसाइल पावर में नंबर 1 बनेगा ईरान? क्योंकि बैलिस्टिक मिसाइल क्षमता में रिकॉर्ड तेजी को लेकर दावा किया गया। युद्ध से पहले वाले स्तर पर मिसाइलों का जखीरा और 2028 तक नंबर 1 मिसाइल पावर ईरान होगा। ईरान की सैन्य रिकवरी से इजराइल हैरान है। हर महीनों 300 मिसाइलों का प्रोडक्शन को लेकर दावा किया जा रहा है। ईरान की मिसाइलों से खतरे को समझिए, जहां 300 किलोमीटर से 800 किलोमीटर की शॉर्ट रेंज मिसाइल्स हैं, जिसके जरिए टारगेट पर सऊदी, यूएई, कतर और कुवैत आ सकते हैं। और मीडियम रेंज की मिसाइल्स की बात करें तो 1000 से 2000 किलोमीटर टारगेट हिट कर सकती हैं और टारगेट पर आ सकते हैं इजराइल, जॉर्डन, मिस्र और यूरोप। जबकि रिपोर्ट में दावा यही किया जा रहा है कि अपनी मिसाइल क्षमता को आज के इस हालात में भी बड़े स्तर पर ईरान आगे बढ़ाने में कामयाब रहा है। हिमाचल प्रदेश के धर्मशाला में बारिश से आफत को लेकर खबर। तेज बारिश से सड़क पर सैलाब में बहती स्कूटी और धर्मशाला के कई इलाकों में जल भराव। हिमाचल प्रदेश के धर्मशाला में ही बारिश से कोहराम मचा हुआ है। सड़क पर सैलाब से मुश्किलें बढ़ रही हैं। एक स्कूटी जल प्रहार का कैसे शिकार हुई, देखिए तस्वीर। फिर से देखिए, स्कूटी को सैलाब बहाकर दूर तक ले गया। ये स्कूटी एक कार से टकराई। अगर बीच में कार खड़ी ना होती तो ये स्कूटी सैलाब में समा जाती। सैलाब का सामना करते हुए इस सैलाब में बीच सड़क पर खड़ी गाड़ियों के बीच टकराते हुए ये स्कूटी बह गई। और इस बीच खबर है कि कई रास्तों का संपर्क बाढ़ से कट चुका है। सड़क पर राहगीर दीवारों के साथ लगी ग्रिल का सहारा लेकर इस सैलाब से बचकर निकलने की कोशिश में है। अब जम्मू कश्मीर के भद्रवाह में तूफान के साथ तेज बारिश का डेडली कॉम्बिनेशन जिंदगी पर भारी पड़ रहा है। भद्रवाह में तेज बारिश ने पूरे इलाके में जल जमाव के हालात पैदा कर दिए हैं। स्थानीय नालों में भी उफान से मुश्किलें और बढ़ गई। नतीजा ये हुआ कि बारिश का पानी सड़क पर फैल गया है। मस्जिद मोहल्ला इलाके में पानी घरों के अंदर तक आ गया है। भद्रवाह की मार्केट में कुछ समय के लिए अचानक बाढ़ जैसे हालात बन गए। सड़क पर पानी भर गया, आवाजाही प्रभावित हुई। कुछ जगहों पर पानी की तेज धार में लोग फंसे रहे। एक दुकान और घर को भी नुकसान पहुंचा। अब जम्मू कश्मीर के सोनमर्ग के रंगामोड़ इलाके की तस्वीर। बादल फटने से भारी तबाही। रंगामोड़ इलाके में बादल फटने के बाद मलबा सड़क पर आ गया। राहत की बात यह रही कि फ्लैश फ्लड से जानमाल का नुकसान नहीं हुआ। मूसलाधार बारिश के बाद श्रीनगर लेह हाईवे के पास नदी का जलस्तर भी बढ़ गया है। तेज बहाव और मलबे की वजह से यातायात व्यवस्था प्रभावित हो रही है। प्रशासन ने सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए श्रीनगर लेह हाईवे को तुरंत बंद कर दिया। अब हिमाचल प्रदेश के सोलन जिले के सुबाथू में आज एक पुराना कच्चा मकान अचानक भरभरा कर गिर गया। सोलन के सुबाथू में करीब 70 से 80 साल पुराना जर्जर कच्चा मकान देखते ही देखते धराशाही हो गया। मकान बड़ा हादसा होते होते टल गया। जिस वक्त मकान गिरा उस समय घर में कोई मौजूद नहीं था। मकान खाली था। स्थानीय लोगों के मुताबिक लंबे वक्त से मकान खाली पड़ा था। हालत बेहद खराब हो चुकी थी। बारिश की वजह से मकान की दीवारें और छत कमजोर हो गई। लगातार हो रही बारिश ने पुरानी संरचना को और नुकसान पहुंचाया और मकान अचानक ढह गया। अब नवी मुंबई के पनवेल में पांचबखड़ा झरने पर एक युवक को लापरवाही कैसे भारी पड़ी, देखिए तस्वीर। पुलिस के कड़े पहरे और नियमों को चकमा देकर
झरने के प्रतिबंधित क्षेत्र तक ये युवक आ गया। बेपरवाह युवक अचानक पानी के तेज बहाव में आ गया। झरने के उफनते पानी में बहते ही वहां हड़कंप मच गया। युवक की जान पर बना। जैसे ही हादसे की जानकारी मिली, रेस्क्यू टीम पहुंची। बिना समय गवाए कमान संभाली। रेस्क्यू टीम के सदस्यों ने जान जोखिम में डालकर उफनती धारा के बीच साहसिक अभियान चलाया। तेज धारा के बीच टीम ने युवक तक पहुंचने का रास्ता बनाया। उसे काल के गाल से सुरक्षित बाहर निकाला। अब उड़ीसा के राउरकेला में मूसलाधार बारिश के बाद बढ़ती मुसीबत की तस्वीर। शहर के ज्यादातर इलाकों में सड़क पर सैलाब है। राउरकेला के कई इलाकों में 3 से 4 फीट तक पानी भर चुका है। ऊपरी इलाकों में तेज बारिश की वजह से बैतरणी नदी खतरे के निशान के ऊपर बह रही है। असर शहर के हर कोने में नजर आ रहा है। निचले इलाकों में जल भराव से जिंदगी पर ब्रेक लग गई है। इटली के रोम में भीषण धमाके से कोहराम। बड़ी खबर है, गोला बारूद गोदाम में यह विस्फोट हुआ है और गोला बारूद गोदाम में आग लग गई। रुक रुक कर धमाके हो रहे हैं। इटली के रोम से ये तस्वीरें सामने आई हैं, जहां गोदाम में विस्फोट हुआ। गोला बारूद का ये गोदाम और लगातार हो रहे धमाके। और इंग्लैंड के स्टाउर ब्रिज में आग से हड़कंप मच गया। आपको बता दें, स्टाउर ब्रिज के कई घर जलकर खाक हो गए। गोल्फ कोर्स में आग फैली और पूरे इलाके के अग्निकांड से बड़ा नुकसान पहुंचा है। I've got to get out of here now. I've got to go. So that's it. That's the house going up. बेकाबू आग की कुछ और तस्वीरें भी सामने आई हैं। अग्निकांड का नया वीडियो देखिए। करीब 40 एकड़ इलाके में ये आग फैलती गई। जंगल से लेकर घरों तक आग की लपटें नजर आई। एक और तस्वीर आपको दिखाते हैं, ये देखिए। 6 मकान इसकी चपेट में आ गए। सारा सामान जलकर खाक हो गया। इंग्लैंड से सामने आई तस्वीर। जंगल से लेकर घरों तक आग ही आग। 40 एकड़ इलाके में ये आग फैल चुकी है। दिल्ली फुकेट एयर इंडिया फ्लाइट पर यह बड़ी खबर है। 2 सेकंड में 3 हाइड्रोलिक सिस्टम फेल हुए। 4 सेकंड तक विमान पर कंट्रोल नहीं था। 7 सेकंड में सिस्टम ने फिर से काम शुरू किया और अचानक 300 फीट नीचे एयर इंडिया का विमान आ गया। बता दें, हाइड्रोलिक दबाव कम होने के कारण सिस्टम फेल हुए। इस पूरे मामले पर लगातार इन्वेस्टिगेशंस जारी हैं। टेक्निकल फेलियर को लेकर भी जांच हो रही है। पायलट्स को लेकर भी बड़े दावे किए जा रहे हैं। पायलट के टेस्ट को लेकर भी दावे किए गए। लेकिन इस वक्त एक बड़ी खबर है, 2 सेकंड में 3 हाइड्रोलिक सिस्टम फेल। 4 सेकंड तक विमान पर कंट्रोल नहीं था और 7 सेकंड में सिस्टम ने फिर से काम शुरू किया। सीधे गुरुग्राम का रुख करते हैं, जहां बीजेपी अध्यक्ष नितिन नवीन विभाजन विभीषिका स्मृति दिवस कार्यक्रम को संबोधित कर रहे हैं। अगर उनकी स्मृतियों को थोड़ा भी स्मरण करते हैं तो मैं मानता हूं हम सब के जीवन का उतना कठिन पल शायद ही किसी के जीवन में आया होगा। जब इस 1940 में लाहौर प्रस्ताव में द्वीप राष्ट्र के सिद्धांत की चर्चा हुई, उसी समय इस देश के लोगों को, जो उस समय आजादी के पहले में हमारे लोग थे, उनको अंदाजा मिलने लगा था कि इस देश में जब आजादी मिलेगी तो आजादी का दंश हमें विभाजन के रूप में देखना पड़ेगा। मैं आज इसलिए इस बातों की जिक्र कर रहा हूं मित्रों, जिन्होंने अपने लिए सत्ता देखी थी, जिन्होंने अपने लिए सुनहरे सपने देखे थे, उनको तो सत्ता मिली, पर जिन्होंने आजादी के सपने देखे उनको खून की होली खेलनी पड़ी, उनको अपने परिवारजनों को खोना पड़ा। यह दर्द आज कहीं ना कहीं हम सबके मन में है।